न जाने क्यों दक्ष रोज दूध का गिलास फेंक देता। मुझे उसकी ये हरकत बहुत बुरी लगती। मैंने उसे कई बार मना भी किया और कहा कि जब मम्मी जी इतनी मोहब्बत से दूध लेकर आती हैं तो फिर उसे पी लिया करो। लेकिन वो बात ही नहीं मानता और उस दूध को फेंक देता। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि उसे दूध फेंकने नहीं दूंगी, बल्कि मैंने उसे दूध लेकर साइड पर रख दिया। उसने मुझसे कहा भी कि दूध गिरा दो, लेकिन मैंने कहा कि मैं भी गिराती हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने वो दूध पी लिया। लेकिन मुझे खबर नहीं थी कि दूध पीने के बाद मेरे साथ। मेरा नाम साक्षी है और मैं 28 साल की औरत हूँ। मैं एक विधवा औरत हूँ और विधवा होने के बाद अपने ससुराल में ही रह रही हूँ। मेरी शादी 2 साल पहले ही अभय से हुई थी। अभय मेरी मम्मी की सहेली के रिश्तेदार थे। ये रिश्ता अभय की मर्जी और पसंद के मुताबिक हुआ था। हमारा इन लोगों से मिलना जुलना तो नहीं था, लेकिन एक और रिश्तेदार के घर पार्टी पर हमारी मुलाकात हुई। अभय को मैं पहली नज़र में ही अच्छी लगी थी। मेरी मम्मी वैसे भी मेरे रिश्ते के लिए बहुत परेशान थीं, इसलिए अभय का रिश्ता आते ही उन्होंने फौरन स्वीकार कर लिया। दरअसल मम्मी को खुद विधवा हुए बहुत साल हो गए थे। मेरे पापा का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसके बाद मम्मी ने अकेले तनहा मेरी परवरिश की थी। मेरा और कोई बहन भाई भी नहीं था और मैं ही अपनी मम्मी की इकलौती औलाद थी, इसलिए मम्मी की खुशियों का इकलौता सहारा मैं ही थी। मम्मी ने छोटी मोटी नौकरियां करके मेरी परवरिश की थी। वो तो रब की कृपा थी कि अपना घर था, जिसके कारण काफ़ी आसानी रही। मैं जब 18 साल की हुई तो मम्मी ने मेरा रिश्ता देखना शुरू कर दिया, लेकिन लड़के वालों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। वो दहेज में हर चीज़ चाहते थे और मम्मी बेचारी एक आम घरेलू औरत थीं। छोटी मोटी मजदूरियां करके मुझे पाल रही थीं। वो कैसे लड़के वालों की डिमांड के अनुसार इतना ज़्यादा दहेज बनाती। इसलिए समय गुजरता रहा। मेरा हौसला और मेरी पढ़ाई भी मेरे किसी काम ना सकी और देखते देखते मैं 26 साल की हो गई। मम्मी की अब रातों की नींदें उड़ चुकी थीं और उन्हें एक पल भी चैन नहीं था। वो चाहती थीं कि उनके मरने से पहले मेरी शादी हो जाए और अक्सर वो इस बात का इजहार भी करती रहती थीं, क्योंकि मेरे रिश्ते की परेशानी ने मम्मी को ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियां दे दी थीं। वो रातों को सो नहीं पाती थीं। हालांकि मैं उन्हें बहुत समझाती थी कि मम्मी आप अपनी सेहत खराब मत करें, आप भगवान पर भरोसा करें। जहाँ मेरा जोड़ लिखा हुआ है वो तो मुझे मिलकर ही रहेगा। लेकिन वो माँ थी, उनको मेरे भविष्य की चिंता थी, इसलिए वो मेरा घर बसा हुआ देखना चाहती थीं। मम्मी ने तो रिश्तेदारों से भी मिलना जुलना कम कर दिया था, क्योंकि लोग हमदर्दी जताते थे और गरीब समझकर दान देने की कोशिश करते थे। जबकि मम्मी की खुददार तबीयत को ये गवारा नहीं था, इसलिए रिश्तेदारों के घर जाना ही छोड़ दिया था। एक दिन मम्मी की एक सहेली अपने बेटे की शादी का कार्ड लेकर आई थी। मम्मी को खुशी तो बहुत हुई थी, लेकिन एक उदासी ने भी घेर लिया था, क्योंकि उनका बेटा जवान था और मम्मी का कम मेल मिलाप होने की वजह से ये रिश्ता भी हाथों से निकल गया था। मैंने मम्मी से कहा कि हम दोनों मिलकर जरूर जाएंगे और शादी में भरपूर एंजॉय करेंगे, क्योंकि बहुत समय हो गया था हम दोनों माँ बेटी कहीं पर भी नहीं गए थे। इसलिए मैंने अपने लिए ख़ास तौर पर सफ़ेद कुर्ती, बिद शरारा और रेड सितारों वाला दुपट्टा तैयार करवाया था और मम्मी को साथ लेकर शादी पर चली गई। शादी पर ही अभय और उनकी मम्मी मौजूद थे। अभय ने मुझे पहली नज़र में ही पसंद कर लिया और यूँ मेरी शादी झटपट ही तय हो गई और मैं ब्याह कर अभय के घर चली आई। अभय एक बहुत अच्छे और प्यार करने वाले पति साबित हुए थे। मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि अभय मेरी ज़िंदगी में आए। अभय ने हर तरह से मेरा ख्याल रखा और उनकी कोशिश होती कि मेरी हर ज़रूरत को पूरा कर सकें। मम्मी भी हमें खुश देखकर बहुत खुश थीं। मेरी सास का रवैया कभी अच्छा कभी बुरा हो जाता, लेकिन मैं नज़रअंदाज कर देती, क्योंकि घरों में ऐसी छोटी मोटी मामूली बातें होती रहती हैं। खुशियों के हिंडोले में झूलते न जाने कैसे 2 साल गुजर गए, पता ही ना चला। अभय बहुत कम मुझे मम्मी की तरफ रहने देते थे, क्योंकि उनका कहना था कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। इसलिए वो मुझे मायके में रात के टाइम नहीं रुकने देते थे। अपने साथ लेकर जाते और अपने साथ ही वापस ले आते, क्योंकि उनका कहना था कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। इसलिए वो मुझे मायके में नहीं रुकने देते थे, अपने साथ लेकर जाते और मम्मी से मिलवाकर साथ ही ले आते थे। लेकिन उस दिन मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और सर्दियाँ शुरू होने वाली थीं। मम्मी का सांस उखड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। मेरी परेशानी को देखते हुए अभय ने मुझे मम्मी के पास रात को रुकने की अनुमति दे दी और कहा कि तुम आज यहीं पर रुक जाओ, आंटी की हालत ठीक नहीं है। मैं कल किसी समय आकर तुम्हें ले जाऊंगा। मैं खुद भी अपनी माँ के पास रुकना चाहती थी, लेकिन अभय की वजह से उनसे कह नहीं पा रही थी। लेकिन जब अभय ने खुद कह दिया तो फिर मैं भी खुशी खुशी माँ के पास रुक गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा यहाँ पर रुकना मेरी सारी ज़िंदगी की बर्बादी बन जाएगा। मुझे ऐसा दुख मिलेगा जिससे मैं कभी निकल नहीं सकूंगी।
अभय मुझे छोड़कर वापस चले गए थे। मम्मी की हालत भी अच्छी नहीं थी। मैंने उनको दबा देकर लिटा दिया और उनके लिए सूप बनाने किचन में चली आई, क्योंकि सूप के साथ उनको काफ़ी अच्छा महसूस होता था। मम्मी को सूप पिलाकर मैं उनके पास ऐसे ही सोने के लिए लेट गई। बिल्कुल उसी तरह उनके साथ लग गई जैसे शादी से पहले उनके साथ लिपट कर सोया करती थी। लेकिन आधी रात को एक फ़ोन आया जिसने मेरी दुनिया ही उजाड़ दी थी। फ़ोन अभय के घर से आया था। फ़ोन पर अभय का छोटा भाई दक्ष था, जिसका कहना था कि भाभी, भाई अब हम सबको छोड़कर चले गए हैं। हमारी दुनिया उजड़ गई, हम अनाथ हो गए। भाभी, भाई मर गए हैं। ये बात सुनना थी कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और आंखें पत्थर की हो गईं। मैं बार बार दक्ष से पूछ रही थी, क्या हुआ है? तुम बकवास क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है मेरे अभय को? लेकिन तब तक फ़ोन बंद हो चुका था। मैंने मम्मी की हालत की भी परवाह नहीं की और उसी तरह पागलों की तरह बाहर की तरफ भागी थी। मम्मी मुझे पीछे से आवाज़ें देती रह गईं, साक्षी रुको तो सही, हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मम्मी को कुछ बताती। मैं इसी तरह भागकर सड़क पर आई और एक रिक्शे को हाथ देकर उसमें बैठ गई। दिल ही दिल में ये प्रार्थना कर रही थी कि भगवान सब कुछ ठीक हो, दक्ष ने मजाक किया हो या अभय ने मुझे बुलाने की खातिर दक्ष से ये फ़ोन करवाया हो। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ हो। मैं बार बार यही दुआ मांग रही थी, लेकिन मेरी सारी दुआएं रद्द हो गई थीं। मैं जैसे ही घर पहुंची तो देखा वहां पर तो मातम का माहौल था, लोगों की भीड़ थी और हर आंख से आंसू गिर रहा था, हर कोई रो रहा था। सामने मेरा अभय बेजान शरीर के साथ लेटा हुआ था, आंखें बंद किए हुए इतना मासूम लग रहा था जैसे अभी अभी आंखें खोल देगा। मैं एकदम आगे बढ़ी और फिर बेहोश होकर वहीं गिर गई। न जाने कितने समय के बाद मैं होश में आई, और जब होश में आई तब अभय का अंतिम संस्कार हो चुका था। लेकिन मेरा तो मातम अब शुरू हुआ था। मैं निढाल हो चुकी थी और अभय के गम को दिल से भुला नहीं पा रही थी। बार बार उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। वो हमेशा मुझे यही कहते थे कि कभी मुझे छोड़कर मत जाना, वरना मैं मर जाऊंगा। और शादी के बाद ये पहली रात थी जब मैं उनसे अलग हुई थी, और उसी रात अभय इस दुनिया से चले गए थे। मुझे तो अभी तक यही नहीं पता था कि अभय को हुआ क्या था। मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, अभय को याद करके रो रही थी। 3 दिन गुजर चुके थे तो मैंने अपनी सास से पूछा, आखिर अभय को हुआ क्या था? तो मेरी सास कहने लगी, पता नहीं, मैं तो अपने कमरे में आराम कर रही थी। अचानक एकदम शोर हुआ था। मैं बाहर आई तो देखा दक्ष चिल्ला रहा था और चीख रहा था। मैं दिल पर हाथ रखे आगे बढ़ी तो देखा अभय नीचे फर्श पर गिरा हुआ था। उसका सोते सोते ही देहांत हो गया था। दक्ष उसके कमरे के बाहर से गुजर रहा था। अभय को जमीन पर गिरे देखकर उसके पास चला गया, जिसकी वजह से उसे अभय की मौत का पता चला था। मेरी सांस रोते हुए कहने लगी और मैं खाली खाली निगाहों से उन्हें देखती रह गई। ऐसा लगने लगा जैसे अभय की मौत की मैं जिम्मेदार हूँ। अगर उस रात मैं अभय के पास होती तो शायद अभय इस तरह तड़प तड़प कर अपनी जान न देता। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ था। कोई भी तो उसके पास उसकी मदद के लिए नहीं था। काश उस रात मैं उसके पास होती। अभय की मौत मेरे लिए एक अनसुलझी पहेली बन गई थी। अच्छा भला जवान, खूबसूरत और सेहतमंद अभय कैसे एकदम मौत की नींद सो सकता था? मेरे दिल को किसी भी तरह चैन नहीं आ रहा था। मेरा तो कोई सहारा भी नहीं था। अभय की कोई निशानी नहीं थी जिसके साथ लगकर मेरा दिल बहल जाता। अभय को गए 3 महीने हो गए थे। मैं वापस अपनी माँ के घर जाना चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे आने नहीं दिया। वो यही कहने लगी कि तुम मेरे पास अभय की निशानी हो, तुम में से मुझे अभय की खुशबू आती है, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। इसलिए मैं उनके पास ही रह गई। मम्मी से जब मैंने पूछा तो उनका भी यही कहना था कि ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। अगर तुम अपनी ससुराल में रहना चाहो तब भी मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन अगर तुम वापस भी आना चाहो तब भी मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, बल्कि खुशी होगी। फिर मैंने ससुराल में रहने का ही फैसला कर लिया। लेकिन कुछ समय बाद मम्मी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मुझे वापस अपनी माँ के पास आना पड़ा। अभय को मरे हुए अभी 1.5 साल हो चुका था। अचानक एक दिन मेरी सास मेरे घर चली आई और मेरे साथ लगकर खूब रोने लगीं। मेरा अपना जख्म भी हरा हो गया था। कुछ देर बैठकर उन्होंने अपने आने की वजह बताई, तो फिर मैं और मम्मी सुनकर शौक में रह गए थे। हम एक दूसरे की शक्ल देखते रहे। हमें उम्मीद नहीं थी कि अभय की मम्मी इस वजह से हमारे घर आई होंगी। मेरी सास के आने का कारण जानकर मम्मी खामोश हो गईं और कहने लगी, मैं ये फैसला अकेले नहीं कर सकती, इसलिए मुझे साक्षी से पूछना पड़ेगा। अगर साक्षी की मर्जी हुई तो मैं आपको हाँ में जवाब दे दूंगी, वरना फिर आप गुस्सा मत कीजिएगा। मेरी मम्मी ने नरमी से बात करके उन्हें समझा दिया। तो मेरी सास के जाने के बाद मम्मी ने मुझे इस रिश्ते के बारे में राय जानी।
तो मैंने भी साफ तौर पर मना कर दिया और कहा कि मैं अभय के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। मैं दक्ष के साथ शादी नहीं कर सकती, इसलिए आप मेरी सास को साफ साफ मना कर दें। उस घर में मैं अभय की दुल्हन बनकर गई थी और अब दोबारा उसी घर में दक्ष की दुल्हन बनकर जाऊं, ये मुझे गवारा नहीं। मम्मी ने इस तरह मेरा इनकार मेरी सास तक पहुंचा दिया, लेकिन मेरी सास ने तो वो इनकार जैसे अपने दिल पर ले लिया और बिस्तर से लग गईं। उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बार बार मुझे बुलाने लगीं। दक्ष ने मुझे फ़ोन करके मेरी सास की हालत के बारे में बताया और कहा कि आप एक बार आ जाएं, मम्मी की हालत बहुत ख़राब है और वो बार बार आपको पुकार रही हैं। आप एक बार आ जाएंगे तो शायद उनका दिल बहल जाएगा और वो आपके इनकार के सदमे से बाहर निकल सकेंगी। दक्ष की बात पर मैं खामोश हो गई और फिर मैंने दक्ष से कहा कि मुझे तुमसे शादी पर ऐतराज़ नहीं है। असल में मैं शादी ही नहीं करना चाहती। एक बार मैंने शादी कर ली है और दोबारा अब शादी नहीं करना चाहती। मैं पूरी ज़िंदगी अपने अभय के नाम पर जीना चाहती हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मेरी बात सुनकर दक्ष कहने लगा, मैं खुद भी आपसे शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। आप मेरे लिए बहुत ही सम्मान का स्थान रखती हैं। मैंने हमेशा आपको अपनी भाभी समझा है और आपको इज्जत और सम्मान दिया है, इसलिए मैं इस रिश्ते के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने माँ को भी मना कर दिया था, लेकिन वो नहीं मानी। वो आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं क्योंकि आप अभय भाई की पत्नी थीं और अब उनकी विधवा हैं, इसलिए माँ आपको अपने साथ अपनी ही नज़रों के सामने रखना चाहती हैं। लेकिन अगर आप राजी नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं माँ को मना लूँगा। आप बस कभी कभार चक्कर लगा लिया करें। दक्ष ने तरीके से बात ख़त्म कर दी और मुझे भी तसल्ली हो गई। लेकिन मेरी सास किसी भी तौर नहीं मान रही थी और उनकी हालत भी नहीं संभल रही थी। आखिरकार मेरी मम्मी भी मेरी सास की ही साइड हो गईं। उन्होंने भी मुझ पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया और कहा कि तुम दक्ष से शादी कर लो, इस तरह मैं भी सुकून से मर सकूंगी। आखिर कब तक तुम्हें विधवा के चोले में देखती रहूंगी? तुम मेरी इकलौती औलाद हो। मैं तुम्हें इस तरह इन सफ़ेद कपड़ों में देखकर अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में भी बहार आ जाए। जो किस्मत में होना था वो हो गया। अभय और तुम्हारा साथ यहीं तक था। अब तुम अभय को दिल से निकाल दो और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में सेट हो जाओगी तो मैं भी सुकून की मौत मर सकूंगी। मम्मी ने अपना वही मशहूर रटा रटाया डायलॉग दोहरा दिया, जिससे मुझे बहुत चिढ़ थी और अभी भी मैं गुस्से में चिढ़ गई थी और कहा, आप हमेशा ये डायलॉग दोहराकर मुझे जज्बाती ब्लैकमेल कर लेती हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। आप मेरी सास को हाँ कह दें। जो फैसला इतने दिनों से नहीं हो पा रहा था वो मैंने एकदम अचानक कर दिया था। माँ भी मेरे फैसले को सुनकर बहुत खुश हुई और मुझे खुश रहने का आशीर्वाद देते हुए वो खुद रोने लगी थीं। मैंने मम्मी के गले लगकर उन्हें चुप कराया। मैं खुद भी अपने अचानक फैसले पर एकदम हैरान हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक सुकून भी था कि इस तरह मैं अभय के साथ जुड़ी रहूंगी। कल अगर मेरी माँ कहीं और मेरी शादी कर देती तो मैं अभय को इतनी आज़ादी से याद नहीं कर सकती थी, जिस तरह उनके अपने घर में उनके छोटे भाई के सामने कर सकती थी। और फिर वो घर अभय का था। उस घर से अभय की यादें जुड़ी हुई थीं। वो कमरा जिसमें मैं और अभय ने खूबसूरत पल गुजारे थे, वो कमरा मुझसे छिन जाता, लेकिन दक्ष से शादी करने के बाद वो घर हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाना था। मैं अभय से हमेशा जुड़ी रहती, यही सब सोचकर मैंने ये फैसला दे दिया था। मम्मी ने सुबह होते ही मेरी सास को ये खबर पहुंचा दी थी और वो उसी दिन खुशी खुशी मिठाई लेकर मेरे पास चली आई और मेरा मुंह मीठा करवाया। शगुन के तौर पर कुछ पैसे मेरे हाथ पर रख दिए। मेरी सास ने बैठे बैठे ही 3 दिन बाद की शादी भी रख दी थी। मैं इतनी जल्दी तैयार नहीं थी, लेकिन मेरी सास कहने लगी, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी अब और ज़्यादा मुझसे दूर रहे। अपनी सास की इतनी मोहब्बत देखकर मैं निहाल हो गई और मैंने उनकी रजामंदी के आगे सर झुका दिया। शादी का दिन फाइनल हो गया था, इसलिए मेरी सास ने तैयारियां शुरू कर दी थीं, जबकि मैंने अपनी माँ को साफ मना कर दिया था कि वो किसी भी तरह की कोई तैयारी ना करें, क्योंकि मेरे पास सब कुछ था और अब कौन सी मेरी पहली शादी थी। लेकिन मम्मी ने अपने तौर पर मेरे लिए फिर भी कुछ चीज़ें खरीद ली थीं। शादी का दिन भी आ गया और मैं शादी के सुनहरे जोड़े में दुल्हन बनकर तैयार बैठी थी और मुझे बार बार अभय की याद सता रही थी। वो मुझे इस तरह देखते तो खुशी से निहाल हो जाते थे। उन्हें मैं हमेशा सजी बनी और साफ सुथरी अच्छी लगती थी। वो मुझे यही तो कहते थे कि मैडम जी तैयार रहा करो, मैं तुम्हें खुश और तरोताज़ा देखना चाहता हूँ। और आज इस मौके पर उनकी याद सता रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं दक्ष की पत्नी बन चुकी थी अब, और दक्ष के साथ विदा होकर उस घर में वापस आ गई। मुझे नहीं मालूम था कि दक्ष इस रिश्ते पर राजी था या नहीं, लेकिन वो मुझे जरा चुप चुप सा लगा था। इससे पहले तो दक्ष के साथ मैं काफ़ी सहज थी। दक्ष भी मुझसे काफ़ी बातें कर लिया करता था,
लेकिन अब रिश्ता बदल गया था, इसलिए कुछ अंदाजा नहीं था कि आगे हम एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करने वाले हैं। इस घर में मेरी हैसियत तो एक बहू की ही थी, लेकिन अब मेरा कमरा बदल चुका था। पहले मैं अभय के कमरे में थी और अब मैं दक्ष के कमरे में आ गई थी। आज की रात मेरी सुहाग रात थी, लेकिन दिल में कोई उमंग नहीं थी, बल्कि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। दक्ष कमरे में आया तो मेरा दिल उछलकर गले में आ गया। मैं जल्दी से सिमट कर बैठ गई। दक्ष भी मेरे करीब ही बैठ गया। मैंने सोच लिया था कि दक्ष से बात करूंगी कि वो मुझे कुछ दिन का समय दे। मैं इस रिश्ते को पहले दिल से स्वीकार करना चाहती थी, लेकिन दक्ष ने बेकरारी से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं उसकी इस हरकत पर दंग रह गई। मुझे उससे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी कैसे भाभी और देवर के रिश्ते को भूल सकता है। भले ही मैं अब उसकी पत्नी थी, लेकिन कल तक मैं उसकी भाभी थी। मैंने जल्दी से अपना हाथ दक्ष के हाथ से छुड़ा लिया। दक्ष कहने लगा, साक्षी, अब आप मेरी पत्नी हैं, आप पर मेरा पूरा हक है, मुझसे यूं दूर न रहो। ये कहकर दक्ष मेरे और करीब सरक आया। इससे पहले कि वो अपने पति होने का हक पूरा करता, एकदम ऐसा लगा जैसे दक्ष को करंट लगा हो। वो बिदक कर पीछे हटा था। उसके चेहरे पर डर सा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई अचानक से भूत देख लिया हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जल्दी से जाकर सोफे पर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था दक्ष की ऐसी हालत क्यों हो रही थी। और फिर दक्ष मुझे खुद ही कहने लगा कि आप बेड पर सो जाएं और मैं सोफे पर सो जाता हूँ। मुझे भी इस बात पर कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि इस बात का मुझे सुकून था, क्योंकि मैं खुद उससे बहुत झिझक महसूस कर रही थी। इसलिए मैं चुपचाप उठी और अपने कपड़े बदल लिए और फिर सोने के लिए लेट गई। मुझे यहाँ पर नींद नहीं आ रही थी। बार बार अभय का ख्याल दिमाग पर छा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने अभय से बेवफाई की है और वो मुझसे शिकवा कर रहे हैं। मैं ख्यालों ही ख्यालों में उनसे माफ़ी मांग रही थी। दक्ष तो न जाने कब का सोफे पर सो चुका था, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। और फिर न जाने किस समय मेरी आंख लग गई। सुबह के समय जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरी सास ने मुझे गहरी नज़रों से देखा और मुझे खुश रहने का आशीर्वाद दिया। मैं खामोशी से उन्हें देखती रही। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए थे कि एक दिन मेरी सास मुझसे कहने लगी, बेटा, दक्ष तुम्हारे साथ अच्छा तो है ना? मैंने कहा कि मम्मी जी, अच्छा है। तो कहने लगी, क्या तुम दोनों के बीच पति पत्नी वाला संबंध बन गया है या नहीं? अपनी सास की बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई और सर झुका दिया। मेरी सास भी जैसे समझ गई और कहने लगी, तुम चिंता मत करो, दक्ष तुम्हारी तरफ जरूर झुकेगा। दरअसल दक्ष इस रिश्ते पर राजी नहीं था। मैंने अपनी खुदगर्जी में उसको तुमसे शादी पर राजी किया, लेकिन देखना, एक दिन वो जरूर तुम्हारी तरफ आएगा और तुम्हें एक अच्छे और सच्चे पति जैसी मोहब्बत देगा। मैंने अपनी सास की बात सुनकर सर झुका दिया। दक्ष और मेरी शादी को 10 दिन गुजर चुके थे, लेकिन शादी की पहली रात दक्ष जिस बेकरारी से मेरे पास आया था, अब वो बेकरारी ख़त्म हो चुकी थी। अब दक्ष मेरे करीब नहीं आता था, वो मुझसे दूर दूर रहता था। ऐसा लगता था कि जैसे वो मेरे करीब तो आना चाहता है, लेकिन पता नहीं उसे कोई चीज़ रोक रही हो। दक्ष की हालत अब मुझे अजीब सी लगने लगी थी। वो रात को अचानक उठकर बैठ जाता और बहुत देर तक कमरे में इधर उधर टहलता रहता। मैंने उससे पूछा भी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तंग आकर एक दिन मैंने अपनी सास से बात की। मेरी सास ये सब सुनकर हैरान रह गईं। उन्होंने पूछा, क्या दक्ष ने तुम्हें एक बार भी हाथ नहीं लगाया? तो मैंने सर झुका दिया और वो मेरी चुप का मतलब समझ गईं। मेरी बात सुनकर मेरी सास भी परेशान हो चुकी थीं। शादी को 10 दिन गुजर चुके थे, लेकिन हम दोनों के बीच पति पत्नी वाला कोई संबंध नहीं बना था। मेरी सास किसी सोच में डूब गई थीं। उसी रात मेरी सास ने दक्ष को अपने कमरे में बुलाया था। पता नहीं दोनों माँ बेटा कमरे के अंदर क्या मीटिंग कर रहे थे। और फिर अगली रात जब मैं कमरे में चली गई तो मेरी सास कुछ देर बाद ही दूध का गिलास लेकर आई, जिसमें केसर मिला हुआ था। कहने लगी, ये दक्ष को पिला देना, उसका दिल तुम्हारी तरफ जरूर झुकेगा, उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत बढ़ेगी। मैंने उनकी बात सुनकर सर हिला दिया और दूध साइड टेबल पर रख दिया। कुछ देर बाद ही दक्ष भी कमरे में आ गया था और मैंने उससे कहा कि ये दूध पी लो, लेकिन दक्ष अजीब सी हरकत करने लगा। उसने वो गिलास उठाकर बाथरूम में फेंक दिया। मैं उसकी इस हरकत से हैरान रह गई। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। सुबह नाश्ते की मेज पर अचानक मेरी सास ने दक्ष से पूछा, क्या तुमने दूध पिया था? तो वो कहने लगा, नहीं, भाई ने सपने में आकर मना कर दिया था, तो मैंने उसे नहीं पिया। दक्ष ने इतनी रुखाई से जवाब दिया कि मैं चुप की चुप रह गई थी, जबकि मेरी सास भी खामोश हो गई। अब रोज ही ऐसा होने लगा था। मेरी सास केसर मिला दूध मुझे कमरे में पकड़ा देती और कहती कि दक्ष को पिला देना, लेकिन मैं दक्ष से कहती तो वो दूध नहीं पीता, उल्टा उसे बाथरूम में फेंक देता। मुझे दक्ष पर अब गुस्सा आने लगा था।
कि आखिरकार वो ऐसा क्यों करता है। और अब मुझे अपनी सास पर भी गुस्सा आता कि अगर वो दूध नहीं पीता तो वो उसे ना दिया करें। इस तरह रोज दूध को फेंकने से क्या फायदा। लेकिन मेरी सास भी रेगुलर दूध का गिलास कमरे में रख जाती और दक्ष भी रेगुलर दूध गिरा देता। उस दिन तो मैं दक्ष के साथ इस बात पर लड़ पड़ी थी। दक्ष, ये जो तुम कर रहे हो बहुत गलत बात है। आखिर मम्मी जी इतनी मोहब्बत से तुम्हें दूध का गिलास देकर जाती हैं और तुम हो कि उसे गिरा देते हो। कितनी बुरी बात है। इस तरह दूध का अपमान होता है। खाने पीने की चीजों का सम्मान करना चाहिए। और फिर मम्मी का भी दिल टूटता है। दक्ष कुछ पल तक खामोशी से मुझे देखता रहा और फिर कहने लगा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई ने सपने में आकर मुझे मना किया है कि दूध मत पीना। इस वजह से मैं दूध नहीं पीता और ना ही कभी पीऊंगा। मम्मी को यह भी बात समझना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों वो नहीं समझती। दक्ष रूखा सा जवाब दे गया तो मैं भी चुप हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था दक्ष के साथ आखिर समस्या क्या है। दक्ष ने मुझसे शादी तो कर ली थी, लेकिन अभी तक हमारे बीच कोई भी रिश्ता पैदा नहीं हो पाया था। जो शादीशुदा जोड़ों में रोमांस पाया जाता है वो मेरे और दक्ष के बीच नहीं था। मैंने भी कोशिश नहीं की थी और कुछ वो भी मुझसे अजनबी सा बना रहता था और मैं भी उसे दूरी बनाए रखती थी। पहले हमारा जो संबंध था वो देवर भाभी का था, अब तो वो नहीं रहा। पहले कम से कम मैं भाभी होने के नाते उससे काफ़ी बातचीत कर लिया करती थी और वो भी मुझसे काफ़ी बातें किया करता था। लेकिन अब वो देवर भाभी वाला रिश्ता ख़त्म हो गया था, इसलिए मुझसे वो बातें भी नहीं करता था। अब जब भी मुझसे बात करने की कोशिश करता तो उसके शब्दों में एक झिझक सी होती थी और मैं भी उससे बात करते हुए झिझक महसूस करती थी। उन्हीं दिनों मुझे बुखार हो गया, मौसम बदल रहा था तो मैं भी उसकी लपेटे में आ गई। नजला, जुकाम और बुखार ने मेरी हालत पतली कर दी थी। मैं ज़्यादातर कमरे में पड़ी रहती। 2 दिन तक मुझे कुछ होश नहीं था। मेरी सास और दक्ष ने मेरा बहुत ख्याल रखा और तब मेरी तबीयत संभली तो मैं हवा बदली के लिए अपनी मम्मी की तरफ आ गई। मेरी सास ने मुझे खुशदिली से अनुमति दे दी थी। मम्मी की तरफ आकर भी मेरी तबीयत पर सुस्ती छाई रही। मम्मी मुझे कभी कुछ बनाकर खिला रही थीं और कभी कुछ खिलाती, लेकिन मेरा दिल कुछ भी खाने को नहीं कर रहा था। इस बुखार ने मुझे अंदर तक निचोड़ कर रख दिया था। 1 हफ्ता बीमारी से लड़ते लड़ते आज मेरी तबीयत कुछ संभली थी तो मैंने सोचा अपनी पुरानी सहेली पूनम से मिलकर आती हूँ। मम्मी से जब मैंने पूनम के बारे में पूछा तो वो कहने लगी, हाँ कल उसकी माँ मुझे मिली थी, वो भी इधर ही आई हुई है, तुम जाकर मिलाओ, अच्छा है तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मैं पूनम से मिलने चली आई। पूनम मुझे सामने ही मिल गई। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी और तुमसे मिलने के लिए आज आने वाली थी। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई। कितने दिन हो गए थे हम मिलकर नहीं बैठे। पूनम ने मुझे देखकर मेरा बहुत ही अच्छे से स्वागत किया था। हाँ, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन तबीयत इतनी ख़राब थी कि आज ही उठी हूँ तो फ़ौरन चली आई। और फिर पूनम के साथ इधर उधर की बातें करने के दौरान समय गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। अचानक पूनम ने मुझसे बातों बातों में दक्ष के बारे में पूछ लिया, तुम्हारा देवर, मेरा मतलब है तुम्हारा पति, तुम्हारे साथ ठीक तो है ना। पूनम ने पूछा तो मैंने गहरी सांस भरकर कहा, वो ठीक है, बस मेरे दिल से अभी तक अभय की याद नहीं जाती। मैं कोशिश तो करती हूँ कि दक्ष के साथ सच्चे दिल से अपने रिश्ते की शुरुआत करूं और उसके साथ शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करूं, उसे पत्नी होने का हक और प्यार दूं। लेकिन क्या करूं, घर भी एक है और उस घर में पहले अभय की पत्नी बनकर गई थी और अब दक्ष की पत्नी बनकर रह रही हूं। तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है इतनी जल्दी पुरानी यादों से पीछा छुड़ाना। मैंने कहा तो पूनम ने सर हिला दिया और मेरे हाथ पर हाथ रख दिया। कहने लगी, बस तुम हिम्मत मत हारना, कोशिश करो कि अभय भाई की यादों को दिल से निकाल कर दक्ष को खुले दिल से अपना लो, फिर देखना जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। मैंने भी पूनम की बात पर सर हिला दिया और फिर उससे मिलकर घर वापस आ गई। घर आते ही मैंने कह दिया कि कल ही मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। बहुत दिन हो गए, मेरी सास और दक्ष न जाने किस तरह गुजारा कर रहे होंगे। मेरी बात सुनकर मम्मी कहने लगी, हाँ मैं भी तुम्हें यही कहने वाली थी कि तुम्हें काफ़ी दिन हो गए हैं, तुम 2-4 दिन के लिए चली जाओ, फिर बाद में चाहे आ जाना। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और उठकर कमरे में आ गई और अपने कपड़े बैग में रखने लगी। सुबह होते ही नाश्ता करके मैंने माँ से कहा, मुझे छोड़ आओ। माँ मुझे छोड़ने के लिए मेरे घर चली आई। मेरी सास मुझे देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, मैं रात को तुम्हें बहुत याद कर रही थी और कह रही थी इतने दिन हो गए मेरी बेटी घर वापस नहीं आई। मैं सोच रही थी कि आज जाकर तुम्हें ले आऊं। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई। मेरी सास की मोहब्बत देखकर मैं तो निहाल हो गई और उनके साथ लगकर बैठ गई। शाम को दक्ष आया तो उसने मुझे देखा तो एकदम से ठटक कर रुक गया, जैसे कुछ कहते कहते रुक गया हो। फिर वो कमरे में चला गया। मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई। मुझे लगा कि दक्ष मेरे इतने दिनों की गैर मौजूदगी को महसूस करेगा और मुझे एक बार ज़रूर बताएगा
कि उसने मुझे मिस किया था, लेकिन उसने तो कोई भी बात नहीं की बल्कि खामोशी से चला गया। मैंने सोचा शायद अपनी माँ के सामने ये सब कहने से हिचकिचा रहा होगा, कमरे में जाकर मुझे ज़रूर कहेगा कि मैंने तुम्हें मिस किया था। लेकिन मैं कमरे में गई तब भी दक्ष कुछ नहीं बोला और आदतन मेरी सास फिर दूध का गिलास ले आई। दक्ष उस समय कमरे में मौजूद नहीं था। कपड़े चेंज करने के बाद वो बाहर चला गया था। मैंने अपनी सास से कहा भी कि आप इसे वापस ले जाएं। दक्ष पीता तो है नहीं बल्कि उल्टा इसे बाथरूम में गिरा देता है। तो वो कहने लगी तो मोहब्बत से पिलाना तो वो ज़रूर पी लेगा। मैंने खामोशी से गिलास पकड़कर साइड टेबल पर रख दिया। मेरी सास चली गई तो न जाने मेरे दिल में क्या ख्याल आया कि मैंने वो गिलास उठाकर खुद पी लिया और बेड पर लेट गई और दक्ष का इंतजार करते करते मेरी आंखों में नींद आने लगी थी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक मुझे अपना मरा हुआ पति अभय दिखाई दिया। अभय कमरे में आए और मुझसे कह रहे थे कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चली जाओ, यहाँ पर मत रहो। वो चिल्ला चिल्ला कर मुझे यही कह रहे थे। मैं एक झटके से उठ बैठी और अपने आसपास नज़र घुमाकर देखा, लेकिन अभय कहीं पर भी नहीं थे। इसका मतलब ये मेरा सपना था। लेकिन सपने में आकर अभय मुझसे ऐसा क्यों कह रहे थे, मुझे इस घर से भगाने के लिए क्यों कह रहे थे। मैं एकदम उठकर बाहर की तरफ भागी थी। मेरी सास ने मुझे बाहर की तरफ आते देखा तो परेशानी से पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है। मैंने अपनी सास से कहा, वो कमरे में अभय वहाँ पर। मैंने बौखलाए हुए अंदाज में कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा तो मेरी सास खुद भी डर गईं और एकदम उठकर कमरे की तरफ गईं। लेकिन वहाँ से वापस आने के बाद वो कहने लगीं, वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, कमरा बिल्कुल खाली है। तुमने ज़रूर कोई सपना देखा होगा या ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन मैं अपना सर दोनों हाथों में थाम कर बैठ गई और कहने लगी, नहीं, अभय आए थे, मैंने अपनी आंखों से देखा था और वो मुझे कह रहे थे कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चली जाओ। मैं इसका क्या मतलब समझूं? मैं बेबसी से रोने लगी थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया और मुझे देखते हुए कहने लगी, क्या कहा था अभय ने? सास ने धीरे से आवाज़ में पूछा तो मैंने बताया। वो कह रहे थे कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चली जाओ। मेरी बात सुनकर मेरी सास हारे हुए अंदाज में सोफे पर गिर सी गईं। अपनी सास का ये अंदाज मुझे कुछ अलग सा लगा था, इसलिए मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ है मम्मी जी, आप ये बात सुनकर इतना परेशान क्यों हो गई हैं? मेरी बात पर मेरी सास की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। न जाने मेरी सास के साथ क्या समस्या थी जो वो ऐसे कर रही थीं। कुछ देर बाद मेरी सास रो रो कर थक गई तो फिर कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही मेरा दिल भराया था। लेकिन मैंने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, यूं ही दिल नहीं भराता, बल्कि ज़रूर कोई ना कोई बात है। आपको मेरी कसम, मुझे सच बताएं, आखिर क्या बात है? मैंने अपनी कसम देकर अपनी सास को मजबूर कर दिया था। तो कुछ पल खामोश रहने के बाद वो कहने लगी, बेटा, मैं तुमसे जो भी कहूँगी बिल्कुल सच कहूँगी, इसलिए तुम सच को स्वीकार करना और हो सके तो मुझे और दक्ष को माफ़ कर देना। मेरी सास ने कहा तो मैं उनकी तरफ उलझन भरी निगाहों से देखने लगी और फिर उनसे पूछा, क्या बात है, ऐसी क्या बात हो गई? तो मेरी सास कहने लगी, ये बात उस दिन से शुरू होती है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। अभय ने भी तुम्हें उसी दिन देखा था और दक्ष ने भी तुम्हें उसी दिन देखा था। मुझे तुम अभय के लिए बहुत पसंद आई थी। मैंने घर आकर जब अभय से इस रिश्ते की बात की तो वो खुशी से खिल उठा था। मुझे उसका चेहरा देखकर उसके दिल के हाल पता चल चुका था। इसलिए जब हम दोनों माँ बेटा ये बात कर रहे थे तो दक्ष भी वहाँ पर चला आया। मैंने दक्ष को भी अपनी खुशी में शामिल करना चाहा, लेकिन उसका चेहरा बुझ सा गया था और उसकी आंखों की चमक एकदम ख़त्म हो गई थी। मैंने अपनी खुशी में महसूस ही नहीं किया और यूं अभय का रिश्ता तुम्हारे लिए मांगने चली आई। जब मैंने रिश्ता पक्का होते ही जल्दी जल्दी शादी पर जोर दिया और तुम दोनों की जल्दी ही शादी भी करवा दी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरी कितनी बड़ी गलती है। मेरा बेटा दक्ष इस बात को अपनी कितनी बड़ी हार समझेगा। दक्ष ने जब तुम्हें उस दिन शादी पर देखा था तो तुम उसे अच्छी लगी थी और तुम्हें अपनाने का फैसला कर बैठा था। वो मुझसे तुम्हारे बारे में बात करना ही चाहता था, लेकिन इससे पहले ही मैंने अभय के लिए तुम्हें पसंद कर लिया। दक्ष ने दोबारा ये बात फिर मुझे नहीं कही थी और खामोश हो गया था। उसने दिल ही दिल में अपनी मोहब्बत दबा ली थी। उसका ख्याल था कि शायद समय गुजरने के साथ साथ ये बात खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब तुम शादी करके हमारे घर आ गई तो हर समय उसकी निगाहों के सामने रहने लगी। दक्ष की प्यासी नज़रें तुम्हारे चेहरे को देखती रहती थीं और तुम इस बात से बेखबर थीं। इसलिए जब मैंने महसूस किया कि दक्ष तुम्हें पसंद करता है तो मैंने उसे बहुत डांटा और बहुत बुरा भला कहा और उसे समझाया भी कि ये ख्याल अब दिल से निकाल दो, क्योंकि
साक्षी अब तुम्हारी भाभी बन चुकी है और उसकी तरफ इन नज़रों से मत देखो, बल्कि उसे सम्मान की नज़रों से देखो। लेकिन दक्ष मुझसे बहुत लड़ा। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से बिखर गया था। आपने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है आप हमेशा भाई को दे देती हैं, और आज भी आपने ऐसा ही किया है मेरे साथ। मेरे दिल की खुशी, मेरी मोहब्बत आपने उठाकर भाई की गोद में डाल दी। मैं ये बात कैसे भुला दूं? दक्ष के दिल में पनपते हुए ये बगावत के जज्बे मुझे खतरे का अलार्म लग रहे थे, लेकिन फिर भी मैं उसे समझाती रहती थी। अब दक्ष ज़्यादातर खामोश रहने लगा था, लेकिन फिर भी मुझे उससे डर लगता। और एक दिन जब तुम अपनी माँ की तरफ गई हुई थी, दक्ष और अभय का तुम्हारी बात को लेकर झगड़ा हो गया। अभय ने अपने भाई पर जिंदगी में पहली बार हाथ उठाया था, क्योंकि दक्ष ने तुम्हारे बारे में कुछ गलत बातें बोली थीं। लेकिन अभय ने जब दक्ष पर हाथ उठाया तो दक्ष बदले की आग में अंधा हो गया, और उसने बिल्कुल भी न देखा कि उसके सामने उसका बड़ा भाई खड़ा है। उसने गला दबाकर अपने भाई को मार दिया। मैं उन दोनों को रोकती रही, लेकिन किसी ने मेरी न सुनी। अभय दक्ष से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं भी पूरी ताकत से दक्ष को खींच रही थी, लेकिन पता नहीं दक्ष में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। उसने मुझे धक्का दे दिया और एक भाई के हाथों दूसरे भाई का कत्ल हो गया। मैं एक बेटा खो चुकी थी और दूसरा बेटा खोना नहीं चाहती थी, इसलिए सबसे यही कहा कि अभय की मौत अचानक ही सोते हुए हो गई थी। शायद उसको हार्ट अटैक आ गया था। अगर लोगों को सच्चाई पता चल जाती कि भाई ने भाई को मार दिया है तो मेरा एक बेटा तो वैसे ही मर गया था, दूसरा भी जेल की सलाखों के पीछे होता। मैं बूढ़ी माँ किसके सहारे बैठती। अभय के मरने के बाद दक्ष ने मुझसे कहा कि जाकर भाभी के लिए रिश्ता मांगो, मुझे उनसे शादी करनी है। मैं खामोश निगाहों से उसको ताकती रह गई, जिसे अब भी इस बात का एहसास नहीं था कि उसने अपने भाई को मार दिया है। मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारा रिश्ता ले आई और फिर तुम दोनों की शादी करवा दी। लेकिन शादी की पहली रात दक्ष जैसे ही तुम्हारे करीब गया था, उसे अपने मरे हुए भाई की शक्ल दिखाई दी थी। अभय उसे अपनी आंखों के सामने साफ दिखाई दे रहा था, और तभी तो डरकर दक्ष तुम्हारे पास दोबारा नहीं गया था। जब भी वो तुम्हारे पास जाने की कोशिश करता तो उसे अभय की शक्ल दिखाई देने लगती थी और वो डर जाता था। जब मुझे पता चला कि तुम्हारे बीच अभी तक शादीशुदा संबंध नहीं बना है, तो मैंने दक्ष से बात की। दक्ष ने मुझे सब बता दिया कि मुझे भाई का चेहरा दिखाई देता है। जैसे ही मैं साक्षी के करीब जाने की कोशिश करता हूँ, मैं अभय को तो खो चुकी थी, लेकिन मैं दक्ष और अब तुम्हारा परिवार बनाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि अब तुम दोनों जिंदगी में हंसी खुशी रहो, इसलिए मैं दूध में कुछ ऐसी चीज़ मिला कर देती थी जिससे कि दक्ष वो दूध पी ले और फिर उसे कुछ होश ना रहे और तुम दोनों के बीच शादीशुदा रिश्ता बन जाए। लेकिन अब दक्ष को अपने भाई के मरने के लिए पछतावा हो रहा था, इसलिए वो जानबूझकर दूध नहीं पीता था और ना ही तुम्हारे करीब जाना चाहता था। वो अक्सर सपने में अभय को देखता, अभय उससे नाराज नजर आता है तो उठकर बैठ जाता है। दक्ष का पछतावा शुरू हो चुका है, इसलिए वो तुम्हारे करीब नहीं आता, क्योंकि जैसे ही वो तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाता है उसे अपने सामने अभय खड़ा नजर आता है। दक्ष डर जाता है और पीछे हट जाता है। दक्ष अब बहुत पछता रहा है, बार बार कभी अभय से और कभी मुझसे माफ़ी मांगता है, लेकिन मैं उसे कैसे माफ़ कर देती जिसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। सिर्फ एक औरत को पाने की खातिर उसने मेरा घर उजाड़ दिया। अगर दक्ष पहले इस बात को समझ लेता तो शायद आज हालात अलग होते, लेकिन उसने अपनी जलन और मोहब्बत में अंधे होकर ऐसा कदम उठा लिया कि मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। लेकिन अब वो पछता रहा है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि जैसे भी हो अब तुम साक्षी के साथ निभा करने की कोशिश करो और उसे इज्जत और मोहब्बत दो। वो तुम्हारी अब पत्नी है, लेकिन वो कहता है कि मेरे बस में नहीं है। जैसे ही साक्षी के करीब होने की कोशिश करता हूँ, अभय मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर मैं उससे दूर हो जाता हूँ। मैं तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहती थी, लेकिन आज इस तरह तुमने अभय के बारे में कहा तो मैं तुम्हें ये सब बताने पर मजबूर हो गई, क्योंकि तुम्हें भी ये सब बातें जानने का पूरा हक है। लेकिन मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर देना। मैं एक मजबूर और बेबस माँ थी। मैं अपने एक बेटे के बाद दूसरा बेटा खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने तुमसे और सब लोगों से झूठ बोला। इसलिए मुझे माफ़ कर देना, मेरी सास ने मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। लेकिन मैं तो जैसे वहाँ थे ही नहीं। ये क्या पहाड़ तोड़ डाला था मेरी सास ने मेरे ऊपर। मेरे कंधे इस बोझ को उठाने से इनकार कर रहे थे। इतने बड़े सच ने मुझे हिलाकर रख दिया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं चुपचाप उठकर अपने कमरे में आ गई और लेट गई। अतीत की सारी फिल्म मेरे दिमाग में चल रही थी। शादी के बाद जितना हिस्सा मैंने गुजारा, मुझे एक एक करके वो सारे पल याद आ रहे थे। मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि दक्ष मेरे साथ ये सब कुछ कर सकता है। मैंने एकदम उठकर बैठ गई और बैग में कपड़े डालने लगी और वापस अपनी माँ के घर आ गई।
मेरी सांस मुझे रोकती रह गई, लेकिन मैं नहीं रुकी थी। बल्कि मैंने इरादा कर लिया था कि मैं अब यहाँ वापस नहीं आऊँगी, ना ही लोगों से कोई संबंध रखूँगी। दक्ष को भी खबर हो गई थी कि मैं उसके बारे में सब कुछ जान गई हूँ। उसने मुझसे माफ़ी मांगने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने अपना दिल पत्थर कर लिया है और कान उसकी तरफ से बंद कर लिए। मेरी माँ ने मुझे इस हाल में देखा तो वो बार बार पूछती, लेकिन मैंने अभी तक अपनी माँ को इस बारे में कुछ नहीं बताया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिस तरह मैं इस दुख से गुजर रही हूँ वो भी वही दुख से गुजरें। दक्ष बार बार मुझसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। मैंने अपनी सास को भी साफ साफ मना कर दिया कि मुझे किसी भी तरह का कोई संबंध ना रखें। मम्मी के घर आए हुए आज मुझे मुझे 2 साल गुजर चुके हैं। मम्मी को इस मामले की खबर नहीं थी कि आखिर हो क्या गया था, और न ही मैंने अब तक उन्हें बताया था। मेरा अब भी वापस जाने का इरादा नहीं है। मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी अपनी माँ के साथ ही गुजारना चाहती हूँ। मैं रोज़ अभय से माफ़ी मांग कर सोती हूँ और कहती हूँ, मुझे खबर नहीं थी कि वो आपका कातिल है, वरना मैं कभी उसे उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल न करती। मैं तो उसे आपका भाई समझ रही थी, लेकिन वो तो आपका कातिल निकला। ये बात सुनकर अभय मुस्कुरा देते हैं और मुझे भी तसल्ली हो जाती है कि उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है। बाकी की ज़िंदगी शायद अब इसी तरह गुजारनी है, क्योंकि अब शादी के नाम से मुझे नफरत हो चुकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मुझे दक्ष को माफ़ कर देना चाहिए और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत दक्ष के साथ कर लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।